नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। काम में कम, कमाई में दम। जी हां, काम के ज्यादा घंटे, कड़ी मेहनत। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसके बाद भी आप कमाई में आगे ही रहें। कमाई में आगे रहना है तो मध्य प्रदेश के लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए। यह हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि पीरियोडिक लेबर फोर्स के आंकड़ों के मुताबिक एमपी के लोग कम घंटे काम करते हैं और गुजरातियों से भी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। इसके ठीक उलट छत्तीसगढ़ की जो दिहाड़ी देने में सबसे फिसड्डी है, इस सर्वे में ये भी सामने आया है। कई और आंकड़े हैं जो बेहद ही दिलचस्प हैं। आज हम इन्हीं आंकड़ों को आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे, साथ ही चर्चा भी करेंगे कुछ खास मेहमानों से और इनके पीछे की जो वजह है उनको भी तलाशने की कोशिश करेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से भी आप सवाल पूछ सकते हैं। नंबर भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जहां पर हमने जब आम लोगों से इस बारे में बातचीत की तो क्या उनका कहना था, आइए देखते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स ने एक सर्वे किया है जिसमें छत्तीसगढ़ में काम करने वाले श्रमिकों की आमदनी और उनके मेहनताना जो मिलता है उन्हें काफ़ी कम मिलता है। इसको लेकर हम यहाँ के कुछ श्रमिकों से बात करेंगे कि आखिर वो एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं और कितना उनको भुगतान मिलता है। 8 घंटे काम करते हैं भैया, 9 बजे से 6 बजे तक 400 रुपये का रोजी कमाते हैं। और कभी काम लग गया तो लग गया और नहीं तो नहीं लगता तो 12-1 बजे 2 बजे तक यहीं पे खड़े रहते हैं काम के तलाश में। और चौक के कमाई से मतलब पेट चल जाता है बस, और दिक्कत भी होता है चलाने में। परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? उसी में दिक्कत होता है पालन पोषण करने में। भैया आप क्या काम करते हैं? जी यहाँ लेबर काम करते हैं। सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं और उसमें भी हमारा कोई वो नहीं रहता, काम लगता भी है नहीं लगता है। और परिवार का पालन पोषण में और खुद के खाने पीने में भी बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है। क्या लगता है आपको जो रोजी मिलता है वो सही है, उतना पर्याप्त है? जी नहीं, 400 रुपये में अब क्या करेंगे? बच्चे को पढ़ाएं कि घर का किराया पटाएं कि अब उसको खाएं, तो उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं हो पा रहा है। पैसा बचता नहीं है। पैसा बचता नहीं है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काम चलता है। जी, ऐसे में कैसे संभालते हैं पूरे घर परिवार को? क्या ऐसे में हम लोग या तो किसी से कर्जा करेंगे या तो फिर गलत तरीके से, यानी जो भविष्य जिस तरह से चलनी चाहिए उस तरह से भविष्य को सही ढाल नहीं मिल पाती है। तो यानी इस पोजीशन में आदमी को यानी गलत काम करनी पड़ती है, जैसे पन्नी बिनना है ना, किसी का लात जूता खाना, कोई 4 बात सुना देता है, यानी बहुत यानी जलील करते हैं जी। और भी किस तरह के काम करते हैं आप? हम लोग सभी प्रकार का काम करते हैं भैया। मेहनत का तो हर काम करते हैं हो, लेकिन रोजी पानी सही से नहीं मिलता है। इसमें पालन पोषण करने में ना बहुत दिक्कत जाता है। घर में किराया भाड़ा देना पड़ता है, बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, हर चीज़ में मतलब परेशानी से घिरे रहते हैं हमेशा। टेंशन भी रहता है, तो काम नहीं लगा आज तो अब टेंशन ही टेंशन है पूरा। और भी लोगों को देखा गया है जैसे किसी निजी दुकानों में काम करते हैं, उनको भी जो है रेट सही नहीं मिल पाता। ऐसे अगर परमानेंट काम करो तो 300 रुपये या 250 रुपये यही रोजी मिलता है। इसमें तो और भी नहीं चल पाता। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जिस तरह के कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, चाहे वो कपड़े दुकान में काम करना हो, चाहे वो किसी के सैलून में काम करना हो, रेट सब में लगभग बराबर ही है। तो ऐसी है मतलब कम है, सब में मतलब कम है। हार्ड वर्क में भले ही थोड़ा सही है रेट, लेकिन जो ऐसे काम मिलते हैं दुकानों में उनमें रेट कमी है। 300 रुपये 250 रुपये बस यही है। क्या लगता है इसी वजह से क्या छत्तीसगढ़ के जो गरीब परिवार वो नहीं बढ़ पाते? हाँ, इसी वजह से नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस तरीके से आपने जाना कि छत्तीसगढ़ में आखिरकार क्यों जो गरीब परिवार के, जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो अपने परिवार की मजबूती और उनके विकास के लिए क्यों एक ढाल नहीं बना पाते, इसको लेकर हमने कई लोगों से चर्चा किया और जाना कि इनका जो जितना इनको मजदूरी मिलना चाहिए वो सही नहीं मिल पाता। देखना होगा इस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार किस तरह से पहल करती है और इनके आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने की किस तरह पहल करती है। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हरदीप सिंह सैनी है, लेबर इंस्पेक्टर हैं। एमपी रश्मि भार्गव हमारे साथ हैं, सीईओ हैं डिनोवो एचआर कंसल्टिंग, और साथ ही हमारे साथ अशोक गोयल हैं, अर्थशास्त्री हैं, वकील हैं।
आप सभी का स्वागत है और हमें वक्त देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरदीप जी, मेरा पहला सवाल सीधे सीधे आपसे है, ये जो सर्वे सामने आया है साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से कुछ राज्यों में कम काम करके ज़्यादा कमाई है, कहीं ज़्यादा घंटे काम करके कम कमाई है। इस सर्वे को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन आपका। नमस्ते जी। एनडीटीवी के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि वो इस टाइप से विषय उठाकर उस राज्य के, उस देश के नागरिकों को जागृत करते हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का विषय है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि और उसके आधारित उद्योगों पे लोग काम करते हैं। जी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिंचाइयों को पिछले 2004 में जब से बीजेपी सरकार आई, उन्होंने सिंचाई योजनाओं को, डैम को, इसको भारी गति से, तीव्र गति से विकास किया, जिसके कारण कृषि उन्नत हो गई और कृषि में राज्य अग्रणी हो गया। दूसरा, हमने स्टार्टअप, मध्य प्रदेश ने स्टार्टअप पे ध्यान दिया। स्टार्टअप के कारण क्या है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और टेक्निकल शिक्षा, इन तीनों चीजों पे ध्यान देने से और राजकीय योजनाओं के माध्यम से इनको ऋण उपलब्ध कराया, जिसके कारण लोग दिहाड़ी मजदूर पे काम करने के बजाय अपना खुद का कार्य करने के ऊपर केंद्रित होने लग गए। और केंद्रित होने से क्या हुआ कि जो मजदूरों की संख्या है वो कम हुई। मजदूरों की संख्या कम होने से और मजदूरों की आय को बढ़ाया गया ताकि वो मजदूर काम कर सके। यही छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों की आय में अंतर है। इसके कारण, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, जो यहाँ आता है वो यहाँ काम करना चाहता है और इसी के कारण यहाँ पर टेक्सटाइल बिजनेस भी अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव है। पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत थी इंदौर में और एमपी में, लेकिन टेक्सटाइल बड़ी इंडस्ट्री बंद होने के बजाय अब छोटी छोटी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई। रेडीमेड गारमेंट का इंदौर एमपी हब हो गया है इंडिया में। तो इस प्रकार के छोटे कुटीर उद्योगों को, लघु उद्योगों में लोगों को रोजगार के अवसर बहुत मिल रहे हैं। किसान सम्मान निधि, लाडली बहना, इन माध्यमों से भी लोगों के घर में पैसे पहुंचे हैं। तो लोगों ने अपना खुद का स्टार्टअप जारी किया है, बजाय वो मजदूरी करने के। जी। हम मजदूर बनाने के बजाय हम व्यक्ति को कार्य के प्रति करें ताकि वो स्वरोजगार पैदा करे और खुद के रोजगार भी पैदा करे और दूसरों को रोजगार भी दे। तो इससे प्रदेश भी विकसित होगा और देश भी विकसित होगा। आज मध्य प्रदेश की 7.9। बिल्कुल अशोक जी, आपके पास लौटूंगी। हम हरदीप जी से भी इस पर एक सवाल ले लेते हैं। हरदीप जी, जिस तरीके से ये जो सर्वे आए, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ से थोड़ी सी निराशाजनक जो आंकड़े हैं वो सामने है कि छत्तीसगढ़ आखिर कमाई जो इनकम है उसको सैलरी देने में इतना पीछे और इतना कंजूस क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम के घंटे ज्यादा हैं, लेकिन जो मजदूरी है, जो पैसे हैं वो कम मिलते हैं काम के बदले। जी नमस्कार, बताना चाह रहा था। जी। हेलो जी हरदीप जी, आपको सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कहें। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली मैं भोपाल के संबंध में, मैं मध्य प्रदेश में करीब 30 वर्षों से लेबर इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ, लेबर इंस्पेक्टर हूँ। मेरा कहना है कि पिछले कुछ 5-6 सालों से कुछ वर्क कल्चर में चेंज आया है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि महाराष्ट्र से, गुजरात से, बॉम्बे से, अपने साउथ से, दिल्ली से जो कंपनियां भोपाल में आ रही हैं और बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, स्टेडियम बन रहे हैं, मेट्रो के काम चल रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हमें प्रॉब्लम आती थी मिनिमम वेजेस में। हम लोग इंस्पेक्शन करते थे तो ठेकेदार जो लेबर हमें शिकायत करते थे, साहब हमें आज की तारीख में 391 मिनिमम वेजेस है, तो कोई भी ठेकेदार जो है वो 500, 550, 450 से कम पैसा नहीं देता है इनको। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आजकल वर्क कल्चर चेंज होने से और बड़ी बड़ी ठेकेदारों के भोपाल में या छोटे छोटे गाँव में आने के कारण इनको जो रोजगार भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं और इससे उनको पेमेंट भी अच्छी मिलने लगी है। मैं समझता हूँ कि इसलिए इनको ज़्यादा फायदा मिल रहा है। इससे वो छत्तीसगढ़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी काम चल रहे होंगे, वहाँ ऐसी स्थिति क्यों है आई डोंट नो। पर भोपाल और एमपी के बारे में ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो काम चल रहा है और वो काफ़ी अच्छी इनकी स्थितियाँ हैं हमारे वर्करों की। पहले शिकायतें आती थी कि हमें भुगतान कम किया जा रहा है, अब जो शिकायत हमारे पास आती हैं पिछले 1-2 साल से शिकायतें कम भुगतान की नहीं आती हैं,
कल ये वाली आती है कि साहब हमने काम किया था तो उन्होंने हमें 5,000 की बात थी, उन्होंने हमें 4,000 दिए, 1,000 रुपये कम दिए। जब हम उस चीज़ को डिवाइड करते हैं तो देखा जाता है कि इनकी जो दिहाड़ी बनती है वो दिहाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो इनको 2,000 ही मिलने चाहिए थे, पर इनको 4,000 इन्होंने ले लिए क्योंकि इन्होंने उससे कॉन्टेक्ट करके काम कर जी। दिया है। तो इससे ये अच्छा है कि बहुत अच्छी उनकी काम करने की एबिलिटी बढ़ी है और उनकी कमाई में इनका इजाफा हुआ है। जी रश्मि, जिस तरीके से ये सर्वे आया है, जिस तरीके से इसमें आंकड़ों का जिक्र हुआ है, उससे तो ये तो अब साफ है कि जो काम के घंटे हैं उससे तय नहीं होता है कि कितना आपकी कमाई होगी, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। क्योंकि इस सर्वे के अनुसार बहुत से ऐसे जो स्टेट्स हैं वो सामने आए हैं कि कम घंटे में भी आपकी इनकम कई राज्यों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें एमपी का भी नाम है। देखिए, if we go through the law, there is something called minimum wages act. इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को हर एम्प्लॉय को मिनिमम वेजेस एक्ट के प्रति अप्रैल और सितंबर में उसकी ये रिवाइज होता रहता है जी। उसके बाद 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है स्किल्ड, अनस्किल्ड, देन सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। अब ज्यादातर जितने भी ब्लू कॉलर्ड हैं या जितने क्लरिकल स्टाफ है, दे कम अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट। जी। अब चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या चाहे वो मध्य प्रदेश हो या वो सेंटर गवर्नमेंट हो, this has to apply in most of the areas. That's one. Secondly, अगर हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ और यहाँ का डिफरेंस है, तो दिस कुड बी जो पर डे सैलरी है, जो डीए इंक्रीज होता है जी, तो उसमें वेरिएशन हो सकता है बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। अब देखा जाए तो एज पर फैक्ट्री एक्ट, एज पर लॉ 48 आवर्स मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं। तो अगर हम लॉ के थ्रू जाते हैं तो हर स्टेट के अपने अपने कुछ Rules चेंजेस होते होते हैं और लॉट ऑफ थिंग्स अप्लाई टू द स्टेट। सेंटर अपने रूल्स बनाता है कुछ और जी। स्टेट अपने रूल्स बनाता है कुछ। अब आप बोलते हैं कि यहाँ के लोग, यस, अच्छी अच्छी कंपनीज आई हैं, लाइक कंपनीज लाइक वॉल्वो, कंपनीज लाइक सिंप्लेक्स, यू नो, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट आने लगे किसी भी स्टेट में तो नेचुरली पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है। जी। तो एवरी स्टेट को राइट है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए, नौकरियां ज्यादा दिलाए, क्योंकि आंकड़े देखे जाएं तो इस वक्त मध्य प्रदेश में 12.9% ही अनएम्प्लॉयमेंट है। बिल्कुल, ये भी एक बहुत अच्छी और खुश कर देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो काफ़ी कम है। बताया जा रहा है कि 1% से भी कम मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर है। और दूसरा ये है कि इतने सारे नए वेंचर्स खुल रहे हैं, स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, वहां पे सब अपॉर्चुनिटीज सबको मिल रही हैं। तो इस वक्त मध्य प्रदेश काफी खुला है एम्प्लॉयमेंट के प्रति। अब देखिए, जो भी आप कहें, अच्छे जाने को तो नौकरी मिलेगी जी, और जो अच्छा नहीं होगा तो उसकी अपनी दिक्कत है, क्योंकि वो अपनी नॉलेज को नहीं इनहेंस कर रहा। तो वो तो एप्लीकेबल हर स्टेट में है। आदमी कुछ करना नहीं चाहता और कुछ अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहता तो फिर उसको नौकरी कैसे मिलेगी? जी, जी। मेरा सवाल यहाँ पर अशोक जी से। अशोक जी, जिस तरीके से अभी रश्मि मैम बता रही हैं कि नौकरी उसी को मिलेगी जो अच्छा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमें ये भी एक सर्वे में सामने आया था कि ये भी देखा गया कि जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके पास नौकरी नहीं है और जो कम पढ़े लिखे हैं वो अच्छा कमा रहे हैं अपनी स्किल्स के को यूज़ कर कर, क्योंकि वो बहुत अच्छे से स्किल्ड हैं और उन्होंने अच्छी स्किल ट्रेनिंग ली हुई है, जिसकी वजह से तो ये ज़रूरी नहीं है अगर आप बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, अच्छी डिग्री आपके पास है, आप तभी कमाएंगे, तभी आपको नौकरी मिलेगी। मध्य प्रदेश ने आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों को जो प्रभावित किया है इंदौर में, जैसे आईटी सेक्टर की टीसीएस, इन्फोसिस, इनको इस शर्त पे लाए थे कि मध्य प्रदेश के लोगों को आप 25% मिनिमम रोजगार देंगे,
और उनको 1 रुपए स्क्वायर फीट में उनको 100 एकड़ जमीन लीज पे दी, जी ताकि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। पढ़े लिखे लोग जो मध्य प्रदेश के बाहर जाते थे या जो ब्रेन ड्रेन होता था, फॉरेन जाते थे, उसको रोकना, और उसमें काफी हद तक हमको सफलता भी मिली। और यही कारण है कि हमने बड़े स्तर पे भी प्रयास किए और छोटे स्तर पे भी प्रयास किए कि सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत खुद के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ऐसी योजनाएं बनाई कि जिससे वो खुद काम सीखें और खुद ही रोजगार क्रिएट करें और दूसरों को भी रोजगार दें। तो इस प्रकार से टेक्निकल एजुकेशन के प्रति भी ध्यान दिया। ये बहुत दुखद विषय है कि जिस समय मध्य प्रदेश राज्य का विघटन छत्तीसगढ़ से अलग होकर हुआ था, तब मध्य प्रदेश लोगों के मन में ये भावना थी कि हमारे पास विकास की दर कमजोर हो जाएगी, क्योंकि सारी जो खनिज संपदा थी वो छत्तीसगढ़ की झोली में चली गई थी। लेकिन हमारे शासन करने वाले जो 2004 से बीजेपी की सरकार आने के बाद जिस तीव्र गति से उन्होंने मध्य प्रदेश को विकास करा है और बिना खनिज संपदा के भी आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ को बढ़ाया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। दूसरे राज्यों को भी इससे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों की अपेक्षा आगे बढ़ रहा है, और जो शासन की जो योजनाएं हैं वो व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो। उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमें इवेंट प्रोग्राम करना चाहिए। इन्वेस्टर मीट, मध्य प्रदेश से इन्वेस्टर मीट के माध्यम से लोगों से बहुत पैसे बाहर से बुलवाए, लोग यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ आकर जगह जगह इंडस्ट्रियाँ स्थापित करी, और इसके स्थापित होने के कारण आज बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी हरदीप जी, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं एमपी की, छत्तीसगढ़ की, इसी सर्वे में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे अधिक बेरोजगारी जो दर है, वो आंकड़ा है, वो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में रहा है। अशोक जी कह रहे हैं कि और राज्यों को एमपी से सीखना चाहिए कि किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, आर्थिक तौर पर राज्य को मजबूत और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। आपकी नज़र में वो और क्या चीज़ें हैं जो दूसरे राज्यों को एमपी से सीखनी चाहिए और उन राज्यों में जो हालात हैं वो और बेहतर बनाए जा सकते हैं, उन बातों को ध्यान में रखकर? मेरा ये मानना है कि जैसे मैं तो उसकी एक डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लॉ के संबंध में बात कर सकता हूँ। हमारे यहाँ जो लॉ है बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था वॉल्वो आइशर में, यहाँ पे अपना बगरोदा में, एक कंस्ट्रक्शन साइट से नीति के कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उससे एक व्यक्ति खत्म हो गया था। उस व्यक्ति का 1 महीने बाद हमने उनसे इंस्पेक्शन वर्क किया था, तो उन्होंने उस बंदे को उसके एलआईसी के तहत 12,93,000 रुपए की उसके घर वालों को उसको पेमेंट की। तो मेरा कहना है कि पहले क्या होता था कि कल कई एक्सीडेंट होता था, साइडें बंद हो जाती थी, लोग काम नहीं करते, डर जाते थे कि यार यहाँ पे स्थितियाँ ये हैं। अब वो साइड एक दिन भी काम बंद नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारे साथ कोई गलत हुआ है तो कंपनी ने और ठेकेदार ने उनका साथ दिया है और डिपार्टमेंट भी उनका साथ देता है। तो मेरा कहना है एक फ्रेंडली रिलेशन आपस में होना चाहिए सबका। कोई भी दिक्कत आती है तो हम उसके साथ खड़े हों और लोगों को उसके लिए प्रेरित करें। जैसे आप कोई भी सैलरी है, हमारा ये रहता है कि सैलरी आप नकद नहीं देंगे, उसको उसके बैंक खाते में जमा करेंगे। तो पहले स्थिति थी कि कैश पेमेंट करते थे हम, कैश पेमेंट से व्यक्ति अपने पैसे खर्च कर देता था। इसलिए मेरा कहना कि कुछ जो लॉ है उनको थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए, इससे कि ताकि मजदूरों को और जो नियोजक हैं आपस में इनके के बीच की हम कड़ी बन सकें। और ये स्थिति मध्य प्रदेश में है, इस वजह से यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बड़े बड़े जो ठेकेदार आ रहे हैं, और इस कारण से वो बहुत ज़्यादा इनको फायदा मिल रहा है। और मैं समझता हूँ ऐसी चीज़ें अन्य प्रदेशों में भी होनी चाहिए, उनको भी यहाँ से देखना चाहिए जी। ये मेरा रश्मि जी, लेकिन जो झारखंड, अगर हम झारखंड की बात करें, हम हर राज्य की बात करें, तो इसमें सबसे कम घंटे लोग नौकरी करते हैं और उनकी जो मासिक आय है वो ठीक ठाक है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कई राज्यों में ज़्यादा घंटे काम करके भी उतनी कमाई लोगों की नहीं हो रही है, लेकिन कुछ राज्यों में बहुत कम घंटे काम और अच्छी कमाई। ज्योति जी, यू कांट जस्ट, हम लोग ना जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि उधर कम, उस स्टेट में कम घंटे और इस स्टेट में कम घंटे, ज्यादा घंटे। आई डोंट थिंक ये बहुत जस्टिफाइड है ऐसे करना। कुछ एरियाज में कम घंटे करते हैं, कुछ एरियाज में नहीं करते जी। ये अपन कर सकते हैं, बट स्टेट वाइज वी कैन नॉट जज। और मेरे को ये एक मिथ लगता है, क्योंकि मेरे को जो महसूस होता है और जो मैं सिनेरियो देख रही हूँ अभी, तो अगले 20 years, अगले 2 decade इज ऑल अबाउट स्किल्स।
नॉट अबाउट डिग्रीज। जी तो वही मैं बोल रही हूँ ना, जितने लोग अपनी स्किल बढ़ाएंगे, जितनी काबिलियत बढ़ाएंगे, उस हिसाब से हर स्टेट का डिफरेंस आने लगेगा। जी क्योंकि यहाँ पर स्किल पे काफी अहमियत दी जा रही है मध्य प्रदेश में। क्योंकि अभी जो इन्होंने बोला आईटी सेक्टर, इन्होंने बोला कि बेसिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम अपने आप को ज्यादा सक्षम बनाएं। और उससे क्या होगा, दो तीन चीजें जो मेरे दिमाग में आती जी। हैं कि एक तो वी हैव टू वर्क विद अ प्लान्ड एजेंडा कि हर लीडर को जो काम करवा रहा है ये छोटे मजदूर से, तो बड़ा प्लान्ड एजेंडा होना चाहिए। दूसरा, कार्य की कुशलता। अब जी। वो कम घंटे में कर ले तो यू कांट जज अ पर्सन की कम घंटे दिए और उसको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। हाउ कैन यू जज? उसकी कुशलता को कुछ क्रेडिट देना पड़ेगा ना अपन को। और फिर काम को सही दिशा से करना। अशोक जी, जिस तरीके से रश्मि मैम कह रही हैं कि स्किल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सब कुछ डिपेंड, ये कम कमाई, कम घंटे, ज़्यादा घंटे, सब कुछ स्किल पर डिपेंड करता है और उसको अहमियत देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो स्किल ट्रेनिंग है वो अब बहुत पहले से सिखाई जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? हालांकि बहुत से जगह पर 10वीं के बाद से जो स्किल एजुकेशन होती है वो दी जाती है बच्चों को, तो आपको लगता है कि कुछ और ऐसी स्किल ट्रेनिंग शुरू की जानी चाहिए ताकि आगे इस क्षेत्र में और कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले? ज्योति सिंह जी, मध्य प्रदेश, भारत को जब अंग्रेजों ने छोड़ा था, या अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे, तो उन्होंने मैकाले की पद्धति को अपनाया था, जिसका काम था सिर्फ क्लर्क पैदा करना जी। उन्होंने कोई भी टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया और वो सिर्फ शासन करने आए थे। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोग रोजगार उनको मिले, खुद अपना रोजगार दूसरों के लिए पैदा करें। लेकिन भारत अब 75 साल बाद इस स्टेज पे आ गया है कि भारत अब दूसरों को दे रहा है, रोजगार भी दे रहा है, काम भी दे रहा है, स्किल भी दे रहा है, एजुकेशन भी दे रहा है, फाइनेंस भी दे रहा है। आज भारत ने कोरोना काल में इतनी कंट्री को मुफ्त दवाइयां दी, क्योंकि आज भारत एक आत्मनिर्भर देश है और भारत ने 75 साल में दिखाया है कि काम कैसे किया जाता है। आज अगर हम स्किल्ड लेबर बनाएंगे तो स्किल्ड लेबर से व्यक्ति को रोजगार की तलाश नहीं करना पड़ेगा, वो खुद रोजगार खुद के स्वयं निर्मित कर सकेगा। दूसरी चीजें हमको सबसे जो महत्वपूर्ण है, पैसा। किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, चाहे छोटा कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, इसके लिए पैसे जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजना है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले, उसको बिना गारंटी के लोन दिया जाए, तो उसको क्या है, जब लोन मिलेगा, जब पैसा मिलेगा, तो खुद का स्टार्टअप के माध्यम से खुद के कार्य करेगा और रोजगार के लिए भटकेगा नहीं। यही मध्य प्रदेश ने शासन की योजनाओं को अपनाया और शासन की योजनाओं को फैलाया, लोगों को जागृत किया। जागृत करने के कारण लोगों में चेतना जागी और चेतना जागने के कारण वो आज खुद के रोजगार हर मोहल्ले में, गली में, गांव में अपने अपने काम कर रहे हैं। छोटे छोटे जो उनकी पीढ़ियां करती थी, जो पैसे के कारण, जो दिहाड़ी मजदूर से, जो जिनके पास जमीनें नहीं थी, आज वो जमीनें खुद की खेती कर रहे हैं। तो एक स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। यहाँ चाहे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र हो, चाहे शेड्यूल कास्ट बहुल्य क्षेत्र हो, चाहे हमारे स्वच्छता में मध्य प्रदेश में इंदौर 7वीं बार आया है। क्यों? क्योंकि हमने स्वच्छता कर्मी के माध्यम से मोटिवेशन किया कि आप शहर को कैसे स्वच्छ रखेंगे, और हमने उनके जो साफ सफाई के माध्यम से जो कचरा आता है उससे हमने खाद को बनाया, हमने और उससे भी हमने कमाई चालू कर दी, तो उसमें वहां पे भी हमने रोजगार दिया। तो ये सब चीजें आज पूरे इंडिया से लोग सीखने आते हैं कि स्वच्छता में मध्य प्रदेश में इंदौर 7 बार कैसे प्रथम आया। और परसों मेरे साथ जयपुर की महापौर थी, वो भी देखने आई थी इंदौर कैसे स्वच्छता में आगे बढ़ रहा है। और बिल्कुल, इस चीज़ को सीखने के लिए तो बहुत लोग ये करते हैं कि किस तरीके से आगे इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्या टेक्निक, क्या वो चीज़ें अलग से उन्होंने इन्हेंस की हैं ताकि इस
दिशा में और आगे अच्छे रिजल्ट्स मिले और राज्यों ने बहुत कुछ सीखा भी है इंदौर से। ऐसे भी सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है हरदीप जी, स्वरोजगार पर बात हो रही है। अशोक जी स्वरोजगार को लेकर एमपी में कितने ऑप्शंस हैं इस पर जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक एमपी स्वरोजगार के मामले में कमजोर है, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं वो बेहतर कमाई कर रहे हैं। मेरा इसमें ये निवेदन था कि लेबर डिपार्टमेंट की ओर से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत चलाए जा रहे हैं और पिछले कई सालों से चलाए जा रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए खर्चा किया गया है हमारे द्वारा, मतलब विभिन्न लोगों को दिए जाते हैं, वो करते हैं। तो मेरा इसमें एक्चुअल सजेशन ये था कि हम जो पैसा देते हैं वो एजेंसीज को देते हैं, एजेंसी ला के अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जो भी है। हम भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, एक बार गए, 2 बार गए, बार बार, तो भाई 20 स्टेशन बने हैं तो 20 जगह हम नहीं जा सकते, रोज भी नहीं जा सकते। तो उसमें ये देखा पड़ा है कि उसमें वो चीज सही बनती ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप एक बार में 50 लोगों को खाली दें या 200 लोगों को दें और उनको कुछ स्टेपन भी दें। तो जब हम एक सेंटर को हम अगर 20-20 लाख 30-30 लाख देते हैं तो मैं कह रहा हूँ 100 आदमी का आप दीजिए, स्टेपन भी उन बच्चों को दिया जाए, कम से कम उनको 2-2 हज़ार या 5-5 हज़ार दिया जाए, ताकि वो भी इंटरेस्ट से वो काम सीखेंगे, उससे स्किल हमारा बढ़ेगा। अभी तो खाली मैं देखता हूँ, मतलब मैं एक गवर्नमेंट होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ सभी जवान में कि कई बार फॉर्मेलिटी ही ज्यादा होती है इसमें, और वो चीज ज्यादा स्किल्ड उनको उसका फायदा नहीं मिल पाता है। इसमें थोड़ी सी हमें अगर अच्छा थोड़ा तीखापन लाएंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे लोगों को इसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे और बहुत ज्यादा हमारा जो यूथ है वो आगे बढ़ सकता है। आज हमारे पास मिस्त्री नहीं होते, हमारे पास इलेक्ट्रिशियन की कमी है। जो 20 साल पुराना मेरे घर में एक इलेक्ट्रिशियन आता है वही आता है, ऑफिस में वही आता है, दूसरा कोई आता ही नहीं है। जी, तो ऑप्शंस कम है। रश्मि मैम इस पर शायद कुछ कहना चाहेंगी। रश्मि मैम मुस्कुरा रही हैं हरदीप जी के। जी मैं आई फुली एग्री विद हरदीप सिंह जी। मैंने भी बहुत ये स्किल डेवलपमेंट में कई जगह बोला भी है कि अगर हम इसको अच्छे से मॉनिटर करें तो हम लोग पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाएं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट स्कीम बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी बढ़िया है, अगर हम इनको ढंग से इम्प्लीमेंट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं इसलिए ये बोल रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास जर्मनी से इतने सारे असाइनमेंट्स हैं। दे वांट पीपल, दे वांट प्लम्बर्स, दे वांट इलेक्ट्रिशियंस, दे वांट एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम है कि मैं कहाँ से लाकर उनको दूं, क्योंकि उनका स्किल सेट वहां तक उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। और ये क्यों नहीं पहुंचा है वो हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी है रश्मि जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उसमें अलग से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया रश्मि मैम, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए। हरदीप सिंह सैनी आपका भी शुक्रिया, और अशोक जी हमसे बातचीत के लिए, तमाम सवालों के जवाब के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।